नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम खंड काव्य का स्वरूप और तत्वों पर विचार करेंगे। तृतीय वर्ष कला अर्थात TYBA हिंदी विशेष 4 काव्यशास्त्र, इस विषय के अंतर्गत काव्य के भेद ये टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक में काव्य के विभिन्न भेदों पर हमें विचार करना है। इन्हीं भेदों के अंतर्गत एक भेद काव्य का है खंड काव्य। अब जैसा कि हम जानते हैं, काव्य की रचना, बंध या काव्य का स्वरूप, इस आधार पर काव्य के 2 मुख्य भेद किए जाते हैं। इन 2 मुख्य भेदों में पहला भेद है महाकाव्य, या जिसे हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं। काव्य की रचना, स्वरूप, बंध आदि के आधार पर काव्य के 2 प्रमुख भेद, एक है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य आदि का समावेश जो है वह मुख्य रूप से किया जाता है, और मुक्तक काव्य के अंतर्गत प्रगीत मुक्तक और पाठ्य मुक्तक अर्थात गीति काव्य और गद्य काव्य, इन काव्य प्रकारों का समावेश होता है। तो प्रबंध काव्य का जो 2 महत्वपूर्ण प्रकार है, इन 2 महत्वपूर्ण प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण और एक व्यापक मात्रा में प्रचलित जो प्रकार है वह है खंड काव्य। खंड काव्य सामान्यतः महाकाव्य की तुलना अगर उसके साथ करें तो महाकाव्य से एक अलग ये साहित्य प्रकार माना जाता है। अलग इसलिए है क्योंकि महाकाव्य में जीवन का अत्यंत व्यापक या सर्वांगीण वर्णन होता है, लेकिन खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड, प्रसंग, घटना आदि का वर्णन जो है वह अधिक मात्रा में किया जाता है। इसी कारण महाकाव्य और खंड काव्य में हमें अलगता स्पष्ट रूप से दिखती है। अब महाकाव्यों के दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो प्राचीन काल से भारत में महाकाव्यों का लेखन अधिक मात्रा में हुआ है, और महाकाव्य यह साहित्य विधा अधिक लोकप्रिय रही है। उसकी तुलना में खंड काव्यों का लेखन प्राचीन काल में उतना अधिक मात्रा में नहीं हुआ है, लेकिन आधुनिक काल में विशेषतः 1900 ईस्वी के बाद काफी व्यापक मात्रा में हमें खंड काव्यों का लेखन होता हुआ दिखाई देता है। और इन खंड काव्यों में अगर हम देखें तो जीवन के किसी एक खंड, जीवन का किसी एक प्रसंग, घटना आदि का विस्तार से अंकन जो है वह किया जा सकता है। अब सामान्य रूप से समझने के लिए अगर हम देखें तो सामान्यतः एक 70, 80, 90, 100 या 400, 500 पन्नों का जो एक बड़ा काव्य होता है, जिसमें घटना वैविध्य होगी, जिसमें अनेक घटनाएं, अनेक प्रसंग आएंगे, वो महाकाव्य है। लेकिन एक 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 100, 200 पन्नों की रचना वो हो सकती है, लेकिन जिसमें घटनाओं की विविधता नहीं होगी, बल्कि नायक या नायिका के जीवन की किसी एक घटना को या किसी एक प्रसंग को उसमें विशेष रूप से लिया जाएगा। ऐसे काव्य को खंड काव्य के रूप में कहा जाता है, और हिंदी साहित्य में इसका लेखन जो है वह अधिक मात्रा में होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसका लेखन संस्कृत साहित्य में अधिक मात्रा में नहीं हुआ है। पाश्चात्य साहित्य में भी कुछ मात्रा में खंड काव्यों का लेखन जरूर हो रहा है, लेकिन हिंदी में इसका लेखन व्यापक मात्रा में हो रहा है। हिंदी के विशेष कवियों की बात करें तो हम जानते हैं प्रसाद जी ने कुछ मात्रा में खंड काव्य लेखन का प्रयत्न किया है। अब उसे गीति काव्य भी कहा जाता है। तो मैथिल शरण गुप्त ऐसा नाम है जिन्होंने लगभग 19 खंड काव्यों की रचना जो है वह की है, और उनके अनेक खंड काव्य काफी सुप्रसिद्ध रहे हैं। प्रमुख खंड काव्यों में अगर हम देखें तो नागार्जुन के भूमिजा, भस्मांकुर है, या ममता कालिया का कितने प्रश्न करूं है। इस प्रकार के कुछ खंड काव्य जो है वह विशेष लोकप्रिय या विशेष महत्वपूर्ण रहे हैं। अब खंड काव्य में और महाकाव्य में अगर हम तुलना करें तो जहां महाकाव्य में एक सर्वांगीणता होती है, महाकाव्य में एक व्यापकता होती है, उसकी तुलना में खंड काव्य को एक देशानुसारी काव्य माना जाता है, या इसे किसी एक देश का अनुसरण करने वाला काव्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें कथावस्तु छोटी होती है, संक्षिप्त होती है। सामान्यतः नायक या नायिका के जीवन का जो वर्णन है वह एक विशिष्ट प्रसंग या एक विशिष्ट घटना को आधार बनाकर उसके अनुसार इसके अंतर्गत जो है वह कथा वस्तु का नियोजन किया जाता है। दूसरी ओर महाकाव्य की तुलना में
ये एक छोटी रचना है, क्योंकि कथा छोटी है। कथा छोटी होने के कारण पात्रों की संख्या अपने आप सीमित हो जाती है। पात्रों की संख्या सीमित हो जाने के कारण संवादों की संख्या सीमित हो जाएगी, उसका वस्तु वर्णन वगैरह ये भी थोड़ा सीमित मात्रा में होगा, और जिसके कारण कथा का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से अगर देखें तो महाकाव्य से इसका प्रभाव कम नहीं माना जा सकता, बल्कि जितना प्रभाव महाकाव्य का है उतनी ही प्रभावी, उतनी ही आकर्षक रचना या उतनी ही भाव विभोर करने वाली रचना, व्यंजक रचना खंड काव्य को माना जाता है। और आधुनिक काल में महाकाव्यों की तुलना में खंड काव्यों का लेखन अधिक मात्रा में होने लगा है। दूसरी ओर महाकाव्य में अनेक प्रकार के बंधन होते हैं, उतने बंधन खंड काव्य में नहीं होते हैं, क्योंकि खंड काव्य एक प्रकार से मुक्त शैली में थोड़ा सा लिखा जाता है। हाँ, कुछ मात्रा में छंद आदि के बंधन जरूर हो सकते हैं, लेकिन उतने बंधन अधिक नहीं होते। कथा विभाजन की दृष्टि से भी विचार करें तो महाकाव्य में हम जानते हैं कि 8 से अधिक सर्ग या 10 से अधिक सर्ग माने जाते हैं, तो खंड काव्यों में सर्गों की संख्या 8 से कम होती है, अर्थात अध्याय जो है वह 8 से कम होते हैं। उसमें किसी विशिष्ट प्रकार का छंद प्रयोग, रस प्रयोग आदि का बंधन नहीं होता। कभी अपनी मर्जी से छंदों का प्रयोग उसके अंतर्गत कर सकता है, या कभी अपनी मर्जी से अलग अलग रसों का प्रयोग उसके अंतर्गत कर सकता है। दूसरा, जीवन का कोई अंश, जीवन का कोई एक खंड जो है वह खंड काव्य के अंतर्गत अधिक प्रभावी माना जाता है, और बाकी कथा संगठन, वस्तु वर्णन, भाव वर्णन आदि को भी इसके अंतर्गत प्रधानता दी जाती है। लेकिन जहाँ तक महाकाव्य की बात है तो वहाँ में दीर्घ कथा होने के कारण वस्तु वर्णन विस्तार से किया जाएगा, तो खंड काव्य में छोटी कथा होने के कारण उसे कथा वर्णन या वस्तु वर्णन की अपेक्षा भाव वर्णन जो है वह खंड काव्य में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब उसमें एक ही घटना, एक ही प्रसंग, या सामान्य शब्दों में कहें तो सीमित परिवेश में एक 2-3 घटनाएं सामान्यतः उसका विस्तार से अंकन जो है या उसका विस्तार अत्यंत सरस शैली में करने का प्रयत्न जो है वह किया जाता है। कुछ विद्वान खंडकाव्य को महाकाव्य का एक अंश मानते हैं या महाकाव्य का एक भाग मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि खंडकाव्य अलग रचना है, महाकाव्य अलग रचना है। महाकाव्य के किसी एक अंश को अलग करके उसे खंडकाव्य नहीं माना जा सकता। इसी कारण खंडकाव्य पूर्णतः स्वतंत्र, अलग और एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में मानी जाती है। खंडकाव्य में अलंकार, छंद आदि का आकर्षक प्रयोग किया जाता है। अत्यंत सरस, गरिमामय, सजीव भाषा के माध्यम से प्रसंगों को स्वाकार किया जाता है। स्वाभाविक आकर्षक भाषा शैली का प्रयोग इसमें होता है। सामान्यतः इसके अंतर्गत 2-3 रसों का प्रयोग कवि कर सकता है, जिसमें से एक मुख्य रस होगा, 1-2 गौण रस होंगे। मतलब महाकाव्य जैसा रस वैविध्य भी शायद इसमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका एक अलग महत्व है। इसके भी अपने उद्देश्य हो सकते हैं, और एक विशिष्ट उद्देश्य से कवि खंड काव्यों का लेखन जो है वह कर सकता है। तो ये हुआ खंड काव्य का थोड़ा सा परिचय। अब कुछ खंड काव्य की परिभाषाएं देखते हैं। तो 1-2 परिभाषा विशेष रूप से हम देखेंगे। पहली परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला काव्य खंड काव्य है। काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला काव्य खंड काव्य है, अर्थात इसकी कथा वस्तु जीवन में या जीवन के एक अंश का चित्रण करती है। तो इसका मतलब खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश, किसी एक घटना का वर्णन जो है वो यहाँ पर अधिक अभिप्रेत माना जाता है। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कहना है कि खंड काव्य वह प्रबंध काव्य है जिसमें किसी भी पुरुष के जीवन का कोई अंश ही वर्णित होता है, पूरी जीवन गाथा नहीं। इसमें महाकाव्य के सभी अंग न रहकर एकाध अंग ही रहता है। तो जहाँ तक हमने पहले ही भी देखा कि महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है, उसका सर्वांगीण वर्णन, उसके जीवन के नानाविध घटनाएं, प्रसंग, इसका वर्णन होता है। लेकिन खंड काव्य में जो नायक है उसके जीवन के, या जो नायिका है उसके जीवन के एकाध प्रसंग या 1-2 प्रसंगों का वर्णन जो है वही करना इसमें अभिप्रेत होता है, और उस माध्यम से खंड काव्य में जो है वह कथा छोटी होती है। तो इस प्रकार से आचार्य भगीरथ मिश्र और आचार्य विश्वनाथ इन्होंने खंड काव्य की परिभाषाएं देने का प्रयत्न किया है। अब हम खंड काव्य के भेदों पर विचार करेंगे। खंड काव्य के 2 प्रमुख भेद माने जाते हैं। एक है एकार्थ खंड काव्य और दूसरा है अनेकार्थ खंड काव्य।
एकार्थ खंड काव्य से तात्पर्य है ऐसा खंड काव्य जिसमें एक ही घटना का वर्णन किया जाता है और जो एक ही छंद में लिखा जाता है। जो खंड काव्य में एक ही घटना का विस्तार से वर्णन किया जाता है और वह आद्यंत मतलब शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक एक ही छंद में लिखा जाता है, उसे एकार्थ खंड काव्य कहते हैं। तो खंड काव्य का दूसरा प्रकार है अनेकार्थ खंड काव्य, जिसमें एक से अधिक घटनाएं या एक से अधिक प्रसंग आते हैं, साथ ही उसमें एक से अधिक भी छंद भी आते हैं। उस खंड काव्य को अनेकार्थ खंड काव्य कहते हैं। तो यही दो प्रमुख भेद है। एकार्थ खंड काव्य मतलब एक घटना और एक ही छंद में लिखा गया खंड काव्य, और अनेकार्थ खंड काव्य मतलब एक से अधिक घटनाएं या प्रसंग तथा एक से अधिक छंदों में लिखा गया खंड काव्य। इस प्रकार से खंड काव्य के दो प्रमुख भेद या दो प्रमुख प्रकार माने जा सकते हैं। अब हम खंड काव्य के तत्व या लक्षणों पर विचार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सैद्धांतिक विवेचन की दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों ही काव्यशास्त्रों में विभिन्न विधाओं पर, उनके तत्वों पर, उनके स्वरूप पर व्यापक मात्रा में विचार किया जाता है। जहाँ तक भारतीय विद्वानों की बात करें तो आचार्य भरत मुनि से लेकर आधुनिक विद्वानों तक, जिनमें बाबू गुलाब राय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र है, आदि अनेक विद्वानों ने महाकाव्य के स्वरूप, तत्व आदि पर विचार करते समय उन्होंने खंड काव्य के स्वरूप, तत्व, लक्षण आदि पर भी विचार किया है। तो दूसरी ओर अनेक पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंड काव्य के स्वरूप आदि पर विचार करते हुए उसके लक्षण बताए हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने खंड काव्य के अलग अलग तत्व या अलग अलग लक्षण बताए हैं। इनमें से जो प्रमुख तत्व है या जो महत्वपूर्ण तत्व है वे खंड काव्य के 6 प्रमुख तत्व माने जाते हैं, जिनमें पहला है कथा संगठन, दूसरा है पात्र तथा उनका चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है वातावरण, पांचवा है उद्देश्य और छठा है भाषा शैली। इस प्रकार के खंड काव्य के 6 प्रमुख तत्व या 6 प्रमुख लक्षण जो है वो माने जाते हैं। इन्हीं लक्षणों का संक्षेप में परिचय हम यहाँ प्राप्त करेंगे। खंड काव्य का पहला तत्व है या पहला लक्षण है कथा संगठन। अब जैसे हमने खंड काव्य के परिचय में ही देखा, खंड काव्य की जो कथा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो भी कथात्मक काव्य है, चाहे महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, वह बिना कथा के नहीं चल सकता। मतलब खंड काव्य में भले ही छोटी कथा है या कथा का एक घटना, एक प्रसंग या एक ही पक्ष उसमें अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन कथा का होना आवश्यक है। बिना कथा के खंड काव्य का लेखन संभव नहीं है। इस कारण कथा वस्तु या कथा खंड काव्य का एक अत्यंत प्रमुख तत्व या एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। बिना कथा के खंड काव्य का लेखन संभव नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि इसमें बड़ी कथा नहीं आएगी, बल्कि छोटी सी कथा इसमें आएगी, और कथा वर्णन के साथ साथ इसमें वस्तु वर्णन, भाव वर्णन आदि को प्रमुखता दी जाएगी। साथ ही इसमें एक दो स्वाभाविक मार्मिक प्रसंग इसमें लिए जाएंगे, और उन स्वाभाविक मार्मिक प्रसंगों का अत्यंत रोचक आकर्षक वर्णन जो है वह कथा संगठन की दृष्टि से खंड काव्य में महत्वपूर्ण माना जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत 2-3 प्रसंग जो है वह विशेष रूप से आएंगे, और इन 2-3 प्रसंगों का मार्मिक वर्णन जो है वह किया जाएगा। और अधिकांश जो खंड काव्य लिखे जाते हैं वे पौराणिक प्रसंग या जो ऐतिहासिक प्रसंग है इनको लेकर खंड काव्यों का लेखन होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अधिकांश जो खंड काव्य है उनकी हम बात करें तो उनमें पौराणिक या ऐतिहासिक कथा या घटनाओं को लिया गया है, लेकिन ऐतिहासिक कथा या घटनाएं बताना कवि का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उस माध्यम से वे आधुनिक संदर्भों को व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह खंड काव्य में करते हैं। इस प्रकार से खंड काव्य में एक ही कथा होगी, एक ही कथा से संबंधित 2-3 घटनाएं उसमें अधिक रूप से आ सकती है। मतलब इसमें केवल आधिकारिक कथा का प्रयोग किया जाएगा, इसमें प्रासंगिक कथाओं का प्रयोग नहीं होगा। तो ये हुआ खंड काव्य का पहला तत्व, कथा संगठन। खंड काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है पात्र और उनका चरित्र चित्रण। अब महाकाव्य से तुलना करें तो खंड काव्य में कथा छोटी है, और कथा छोटी होने के कारण पात्रों की संख्या भी कम या सीमित होती है।
साथ ही उन पात्रों का अधिक विस्तार से चरित्रांकन खंड काव्य में नहीं किया जाता, क्योंकि खंड काव्य में जीवन का कोई खंड होता है या जीवन के कोई कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग, एक तो प्रमुख रूप से एक ही घटना माना जाता है, लेकिन कभी कभार कवि एक 2-3 घटनाएं या 2-3 प्रसंगों का अंकन खंड काव्य में कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में उन 2-3 प्रसंगों या उन 2-3 घटनाओं के आधार पर किसी पात्र का जितना चरित्र विस्तार हो सकता है उतना ही चरित्र का विस्तार हमें खंड काव्य में देखने को मिलता है। मतलब किसी भी पात्र का विस्तार से चरित्रांकन या उसके चरित्र की सभी विशेषताएं हमें खंड काव्य में नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ ही विशेषताएं हमें खंड काव्य में मिल जाएगी। अब महाकाव्य के समान खंड काव्य में भी नायक, नायिका, सहनायक, सहनायिका, प्रतिनायक आदि पात्र और उसके साथ कुछ सहायक पात्र जो है वह खंड काव्य में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन महाकाव्य में पात्रों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी अधिक पात्र संख्या हमें खंड काव्य में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, इन खंड काव्यों का चरित्र चित्रण भले ही संक्षेप में हो, भले ही उसमें छोटा वर्णन किया गया हो, लेकिन फिर भी उसमें सजीवता, रोचकता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता आदि गुण होना आवश्यक माना जाता है। इस कारण पात्र और उनके चरित्र को भी खंड काव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व या लक्षण माना गया है। खंड काव्य का तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है कथोपकथन। कथोपकथन से तात्पर्य संवाद, वार्तालाप, बातचीत, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग कहा जाता है। अब कोई भी कथात्मक काव्य होगा तो उसमें संवाद निसंदेह आते हैं या उसमें संवादों का निसंदेह महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब खंड काव्य में भी एक घटना या एक प्रसंग अधिकांशतः लिया जाता है, कभी कभार 1-2-3 प्रसंग घटनाएं ली जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में इन 2-3 घटनाओं का एक विस्तार करना है तो उस विस्तार में कथोपकथन या संवादों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, एक बात अवश्य है कि महाकाव्य की तुलना में खंड काव्य के संवाद संक्षिप्त होंगे, छोटे होंगे, लेकिन छोटे या संक्षिप्त होने के बावजूद उतने ही रोचक, उतने ही मार्मिक संवादों का प्रयोग जो है वह खंड काव्य में होना आवश्यक है। खंड काव्य के जो संवाद है वे पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल, भावानुकूल और स्वाभाविक होने आवश्यक माने जाते हैं। साथ ही उस माध्यम से पात्रों का चरित्र सामने लाना, कथा का विकास करना और जो कवि है, कवि के उद्देश्य को साकार करना, ये भी कथोपकथनों के महत्वपूर्ण उद्देश्य या कथोपकथनों का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। खंड काव्य में सामान्य संवादों की अपेक्षा नाटकीय संवाद या आकर्षक संवादों का प्रयोग जो है वह अधिक मात्रा में किया जाता है, और जिस माध्यम से क्रिया प्रतिक्रियाएं या खंड काव्य में एक नाटकीयता निर्माण की जाती है और जिससे पात्रों का चरित्र विकास तो होता ही है, कथा का भी विकास होता है, साथ ही खंड काव्य में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा की निर्मिति होती है और इस कौतूहल या जिज्ञासा के माध्यम से कथा वस्तु जो है वह अधिक आकर्षक, अधिक प्रभावी बन जाती है। इस कारण संवाद या कथोपकथन खंड काव्य में महत्वपूर्ण है। खंड काव्य का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है वातावरण। वातावरण से तात्पर्य परिवेश का चित्रण या देशकाल वातावरण, उसे हम वस्तु वर्णन भी कह सकते हैं। अब महाकाव्य के साथ तुलना करें तो महाकाव्य में देशकालगत वातावरण का चित्रण अत्यंत विस्तार के साथ किया जाएगा, लेकिन खंड काव्य में वस्तु वर्णन या वातावरण का चित्रण उतने विस्तार से नहीं होगा, बल्कि अधिकांश रूप से हम देख सकते हैं कि खंड काव्य में एक पृष्ठभूमि के रूप में वातावरण का चित्रण अधिक मात्रा में किया जाता है। साथ ही आसपास का वातावरण, क्योंकि कोई भी कथा प्रभावी तब बनती है या कोई भी पात्र अपना प्रभाव तब छोड़ पाते हैं जब उनके परिवेश का चित्रण किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति का बनना या बिगड़ना निश्चित होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी पात्र को सजीव बनाने में या किसी की भी कथा को सजीव बनाने में परिवेश का चित्रण बहुत अधिक महत्व रखता है। खंड काव्य में भी पात्र, कथा, इनको एक सजीवता प्रदान करने के लिए, इनको एक मार्मिकता, वास्तविकता प्रदान करने के दृष्टिकोण से वातावरण या देशकाल वातावरण का चित्रण महत्वपूर्ण होता है और पृष्ठभूमि के रूप में ये चित्रण अत्यंत आकर्षक रूप से या अत्यंत प्रभावी रूप से जो है वह किया जाता है। इस कारण वातावरण को भी, भले ही वह पृष्ठभूमि के रूप में हो, खंड काव्य का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया गया है।
खंडकाव्य का पांचवा प्रमुख तत्व है भाषा शैली। अब जैसा हम जानते हैं कि किसी भी काव्य में भाषा और शैली का निसंदेह महत्वपूर्ण स्थान है, खंड काव्य में तो भाषा और शैली का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि एक छोटे से प्रसंग को या घटना को एक विस्तार करने के दृष्टिकोण से भाषा बहुत महत्व रखती है। सामान्यतः सरल, स्वाभाविक, सहज या सजीव भाषा का प्रयोग जो है वह किसी भी खंड काव्य को अधिक प्रभावी बना सकता है, और अगर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता तो खंड काव्य की कथा निरुद्देश्य हो जाती है या खंड काव्य की कथा का कोई अर्थ या महत्व नहीं रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में खंड काव्य को प्रभावी बनाने के लिए एक चित्रोपम अलंकृत भाषा का प्रयोग जो है वह काफी महत्व रखता है। शब्द चयन के दृष्टिकोण से भी विचार करें तो खंड काव्य में शब्दों का चयन अत्यंत कसावट के साथ किया जाता है, अत्यंत सार्थकता के साथ या काफी कसावट के साथ, काफी नाप तोलकर शब्दों का चयन करना पड़ता है। उसमें निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। छंद विधान के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो शब्दों का चयन बहुत महत्व रखता है, तो इसलिए कवि पूरी सार्थकता के साथ छंदों का चयन करता है, भावानुकूल भाषा का उस माध्यम से प्रयोग करता है। विभिन्न प्रकार के छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब जो भाषा शैली के विभिन्न घटक है इनका प्रयोग करता है। और जैसे शुरुआत में हमने देखा कि खंड काव्य का लेखन एक छंद में भी किया जा सकता है या 2-3 छंदों का प्रयोग भी कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें कर सकता है। रसों के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो खंड काव्य में 2-3 रस जो है वो विशेष रूप से आएंगे, उसमें से एक रस प्रमुख रस होगा और बाकी 2-3 रस जो है वह गौण रूप में उसके अंतर्गत आ सकते हैं। और रसों के दृष्टिकोण से एक आकर्षकता, एक लय खंड काव्य में निर्माण की जाती है। अलंकारों का प्रयोग भी खंड काव्य में बहुत अधिक महत्व रखता है। कथा को आकर्षक बनाने के लिए या भाव को सुंदर प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से अलंकारों का मार्मिक प्रयोग जो है वह कवि खंड काव्य के अंतर्गत करता है। दूसरा, नायक नायिका के जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंगों के आधार पर उसका आकर्षक वर्णन करने के दृष्टिकोण से खंड काव्य में शैली का बहुत अधिक महत्व है और सामान्यतः गरिमामय शैली का प्रयोग जो है वह खंड काव्य में करना आवश्यक माना जाता है। साथ ही महाकाव्य के समान खंड काव्य का प्रारंभ भी मंगलाचरण से किया जाता है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक ईश वंदना से खंड काव्य शुरुआत होता है। इस प्रकार से भाषा और शैली इनका भी खंड काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और खंड काव्य का अंतिम लक्षण या अंतिम तत्व है उद्देश्य। अब जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वह कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं करता, उसी प्रकार से खंड काव्य का लेखन भी किसी बिना उद्देश्य से नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि कवि एक निश्चित उद्देश्य से खंड काव्य का लेखन करता है। खंड काव्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है या केवल मनोरंजन खंड काव्य का उद्देश्य नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं कि प्राचीन काल की कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग उनको खंड काव्य में कथा वस्तु के रूप में लिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में इन घटनाओं को, इन प्रसंगों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करना कवि का मूलभूत उद्देश्य होता है। साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिन्हें हम पुरुषार्थ की प्राप्ति कहते हैं या चतुर्वर्ग की प्राप्ति कहा जाता है, इस चतुर्वर्ग की प्राप्ति भी खंड काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। मतलब महाकाव्य के समान चतुर्वर्ग की प्राप्ति जो है वह खंड काव्य के माध्यम से संभव मानी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ रामायण महाभारत के जो उपेक्षित पात्र है, जिन्हें शायद उन ग्रंथों में या उस काल में उतना महत्व नहीं दिया गया, लेकिन उनका त्याग, उनका बलिदान भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे पात्रों को गरिमा प्रदान करने के लिए या ऐसे पात्रों को महत्व प्रदान करना भी खंड काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य अवश्य माना जा सकता है। तीसरा है जो प्राचीन आदर्श है, मान्यताएं हैं, इनका पुनर्मूल्यांकन करना या इनकी पुनर्प्रस्तुति करना या जो मानव जीवन के उच्च आदर्श है इनकी पुनर्स्थापना करना, ये भी खंड काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य जो है वह माना जाता है। और इन्हीं आदर्शों की स्थापना करने हेतु खंड काव्यों का लेखन जो है वह व्यापक मात्रा में होता आया है। इसका मतलब खंड काव्य में कथा जरूर पौराणिक या ली जाती है और उस माध्यम से आदर्शों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है।
खंड काव्यों में एक और अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और वह यह है कि प्राचीन पौराणिक घटनाएं या प्रसंग इनके माध्यम से आधुनिक परिस्थिति या आधुनिक जो मानव जीवन है, आधुनिक जो वातावरण है, उसको साकार करने का प्रयत्न भी खंड काव्यों में व्यापक रूप से होता है। मतलब कवि जो परिस्थिति है या कवि जो वातावरण है, कवि जो कथा है, वो जरूर प्राचीन लेते हैं, लेकिन प्राचीन कथा के माध्यम से कवि आधुनिक राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक जो परिस्थिति है उसको साकार करने का प्रयत्न या उसके दोष, उसके अंतर्गत की गलतियां, त्रुटियां आदि को दिखाने का प्रयत्न जो है वह खंड काव्य के माध्यम से कर सकते हैं। इस प्रकार खंड काव्य के अनेक उद्देश्य है, जिसमें एक है चतुर्वर्ग की प्राप्ति, दूसरा है मानव जीवन के उच्च आदर्शों की स्थापना करना, तीसरा है उपेक्षित पात्रों को साकार करना, चौथा है प्राचीन आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन करना और पांचवा है प्राचीन प्रसंगों के माध्यम से आधुनिक संदर्भ, आधुनिक जीवन इनको साकार करना। इस प्रकार के अनेक उद्देश्य खंड काव्य में आ सकते हैं। इनमें से किसी एक उद्देश्य को लेकर सामान्यतः खंड काव्य लिखा जाता है, क्योंकि महाकाव्य के समान एक साथ अनेक उद्देश्य खंड काव्य में नहीं आते, बल्कि किसी एक ही उद्देश्य को अधिक प्रधानता दी जाती है। तो इस प्रकार से खंड काव्य के 6 प्रमुख तत्व या लक्षण माने गए हैं: कथा संगठन, पात्र और उनका चरित्रांकन, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन सबको खंड काव्य के प्रमुख तत्व या प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्षण माना गया है। इस प्रकार से खंड काव्य का परिचय और उसका तत्व, उसका स्वरूप आदि का विवेचन आज हमने किया है। आशा है ये विवेचन आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।